अब हम लोग बात करते हैं सल्तनत काल के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में। और आप देखेंगे कि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के जरूर देखिएगा आप लोग। और सल्तनत काल में आप देखेंगे सबसे पहले हम लोग गुलाम वंश की बात करते हैं। किसकी? गुलाम वंश की। और इसमें अगर आपसे पूछे कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 में हुई थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? 1206 ईस्वी में हुई। किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। ये कौन था? ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। क्या था? गुलाम था। गुलामों को फारसी में बंदरगों कहा जाता है और इन्हें सैनिक सेवाओं के लिए खरीदा जाता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? लाहौर में बनाई थी। और कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। जो नई दिल्ली में आप लोग कुतुब मीनार देखते हैं ना, उसकी नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एक क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया है। दिल्ली का कुब्बद उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। कई बार ये भी पूछ लेता है कि कौन से शासक को लाख बख्श कहते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। यहाँ मंगोलों के बारे में कहा गया। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति थी। उनका मुख्य पेशा घोड़ों और पेशा क्या था? घोड़ों अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे और तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि वे मां का सम्मान करते थे और विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक 1163 में तेमुचिन और चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान और आप देखिए श्रापित दोनों पुकारा गया। और इसका पिता था यूसुफगाई बहादुर था। तो इसके बारे में भी यही याद रख लीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन पाई थी और इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिला बना दिया था। फिर आप देखते हैं फिरोजदार तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी और जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 और छोटी मंजिलें बनवा दी थी और इसमें 5 मंजिलें हो गई थी और ऊंचाई इसकी 9 फीट से बढ़कर 234 कितनी 234 फीट हो गई थी। आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें आप देखिए कुतुब मीनार में कुतुबुद्दीन ऐबक नींव रखता है, फिर इल्तुतमिश इसमें कुछ योगदान देता है, फिर फिरोज शाह तुगलक देता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक एक सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी था। ये बख्तियार खिलजी था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खिलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया था। एक क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 में। कैसे हुई? चौगान का खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर। और इसे कहां दफनाया गया था? लाहौर में। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन होता है? आराम शाह होता है और जिसने 8 महीने तक शासन किया था। आराम शाह की हत्या कौन कर देता है? इल्तुतमिश करता है 1211 में और दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। कौन? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम और दमान था और ऐबक की मृत्यु के बाद समय वह बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। इल्तुतमिश के कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी हैं। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया था इसने। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के इसी ने जारी किए थे। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए थे? इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका और तांबा का जीतल एकता प्रणाली चलाई इसी ने। 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया है जो तुर्कान ए चहल गानी के नाम से जाना गया। और सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन भी इसी ने किया था। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया था? इल्तुतमिश ने ही। फिर आप देखेंगे कि आगे इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। और अगर आपसे पूछे कि लाहौर से राजधानी स्थानांतरित करके कौन दिल्ली लाया था? इल्तुतमिश। इसने हौज सुल्तानी का निर्माण दिल्ली कोहिना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। और इल्तुतमिश की मृत्यु आप देखिए अप्रैल 1236 में हो गई थी। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। और इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था और इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रहती थी।
रुकनुद्दीन फिरोज की। और शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सुल्तान को सिंहासन पर बैठाया था। और इस तरह से आप देखेंगे कि तो रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी और जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। और रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चौगा, काबा और कुल्हाब टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी थी। और रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूब को अमीर एक अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। और गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए थे और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया था। और रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी, अल्तुनिया के साथ। और इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहते हैं। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। फिर आप देखेंगे कि बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 में कर दी गई थी। इसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना, अलाउद्दीन मसूद शाह बना। और बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। और नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया और बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। और आप देखते हैं ये मैन एक तरह से करता धरता हो गया। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चहलगानी का विनाश बलबन ने ही किया था। तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किसने किया था? बलबन ने। और बलबन ने 1266 में आप देखिए गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा था। सीरी नामक नया नगर बलबन ने ही बसाया था। राज दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा, सिर झुकाना और पांव छूना, प्रबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज फारसी साल का पहला दिन उत्सव को प्रारंभ भी करवाया था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लोहे और रक्त की नीति का पालन भी करवाया था। किसने? बलबन ने। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। और आप देखिए बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। और बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। और गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ कौन? समुद्दीन कैमुअर्स। ये आप लोग याद रखिए गुलाम वंश का। फिर आप देखते हैं गुलाम वंश के बाद आप देखते हैं कि कौन? खिलजी वंश आ जाता है। ये 1290 से 1320 तक रहता है। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1220 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। अगर आपसे पूछे कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया था। किसे? किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया था। और आप देखेंगे कि जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसके भतीजा और दमाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानकपुर प्रयाग में कर दी थी। एक मूवी भी आप लोगों ने अलाउद्दीन से संबंधित देखी होगी। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बनता है। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसाम्ब था। और अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखी थी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। और अमीर खुसरो का मूल नाम था मोहम्मद हसन था। इसका जन्म पटियाली पश्चिम उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास हुआ था 1252 में। और खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख नजामुद्दीन औलिया का शिष्य था और बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहा। और इन्हें तूतीय हिंद, भारत का तोता के नाम से भी जानते हैं। सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय भी अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। घोड़ा दागने, ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा लेता है। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर बढ़ाकर उपज का एक दूसरा भाग कर दिया था। और इसने खम्स, लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया था। और इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था। और इसने अपने शासनकाल में मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। तो आप ईमानदारी कह सकते हैं कि जो व्यापारी कम तोलेगा उसके शरीर से मांस काट लिया जाएगा उतना। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। आप लोग देखिए अलाउद्दीन मूवी, वो पद्मावती देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। जमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सिरी का किला व
हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन ने ही करवाया था। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। और अलाउद्दीन ने आप देखिए मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। और बाजार नियंत्रण करने के लिए आप देखें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार ये थे। दीवान ए रियासत किससे संबंधित थी? या व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। सहना ए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक था। वरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार की निरीक्षण करता था। मुनहियान या गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था। ये भी याद रखिएगा। और ये आप देखिए अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। ये भी अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। सहना ए मंडी, यहाँ खदानों को बिक्री हेतु लाया जाता था, खाद्यान्नों को। सराय अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल तथा अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी यहाँ। और अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कितनी तारीख फिरोज शाही से मिलती है। खजाइनुल फतू अमीर खुसरो, रहला इब्न बतूता और आप देखिए फुतू हस लातीन ईसामी की कृति है। ये मूल नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब, सेंसर और नाजिर नापतौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और आप देखिए राजस्व सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम और वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए जाने वाले दो नवीन कर थे। एक चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। एक गड़ी कर आप देखिए घरों और आप देखिए झोपड़ी पर लगाया जाता था एक कर। तो सोच सकते हैं कि उस समय इस तरह के कर हो करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आप देखिए 1297 से 1306 तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण देखेंगे आप लोग 1297 में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 में कुतुलुग ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा आक्रमण आप देखेंगे 1303 में तागी के नेतृत्व में, पांचवा आक्रमण 1305 में अली बेग के और तारताक के नेतृत्व में, और छठा आक्रमण 1306 में कवक और इकबाल मंदिर के नेतृत्व में आप देखिए हुआ था। और आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हो जाती है? 5 जनवरी 1316 को। 5 जनवरी 1316 को। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था और वर्णी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। यही होता था देखिए राजतंत्र, कि कुछ भी करते रहे, राजा है ना। ये आप देखेंगे कि मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। फिर आप देखते हैं कि तुगलक वंश आ जाता है और 1320 से आप देखिए 1398 तक तुगलक वंश का शासन रहता है। और 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। ये आप लोग याद रखिए, गाजी मलिक या फिर तुगलक गाजी ग्यासुद्दीन तुगलक की बात हो रही है। यही था कौन? तुगलक वंश का संस्थापक। ग्यासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया था। इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला ग्यासुद्दीन प्रथम शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित कुछ 4 परियोजनाएं: द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326-27 में, राजधानी परिवर्तन 1326-27 में, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329-30 में, खुरासन और कराचिल का अभियान इसने किया था। प्रमुख है। ग्यासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया था। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ था। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खान द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दफकर हो गई थी। और ग्यासुद्दीन के बाद उलूग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1300 आप देखेंगे 25 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक भी कहते हैं, जूना खां इसका नाम था, उलूग खां भी था। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। समझ रहे हैं आप लोग, पढ़ा लिखा। ये आप देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी
सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों, दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा गया है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग भी स्थापना की थी। एक क्वेश्चन पूछ लिया, अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और किससे संबंधित था? कृषि विभाग था। एक नया विभाग, कृषि विभाग, कृषि मंत्रालय कह लीजिए आप लोग। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवनगरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक अपने पिता मलिक के सम्मान में दो पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में और दूसरा गर्मी में। कहा जाता है डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल खुरासन से पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, फरिश्ता के अनुसार, तांबा, बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए और जिनका मूल्य आप देखिए चांदी के रुपये टंका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनीयर्स की संज्ञा दी है, तो ये भी देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसमें आप देखेंगे कि कौन सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कोबलई खां और ईरान के गजन खां नामक एक मंगोल शासक ने भी किया था। अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग आप देखिए 1333 में भारत आया था। सुल्तान ने इसे दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता किसके समय आया? ये मोरक्को का था। ये आप देखिए सुल्तान के समय आया था, ये तुगलक के। और 1342 में आप देखिए सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है और इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में भी लिखा है। इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का भी वर्णन किया है। इसके कथानुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शवा पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक का नाम तूती नामा था, जिसने एक ऐसी ब्रहिणी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सुरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान भी किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आप देखिए एक एग्जाम में नहीं कई में पूछ लिया है कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने। कब की थी? 1336 में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन, जब आप देखिए उत्तर भारत में इसका शासन था, उस समय ये विजयनगर की स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसी लोगों से मिली है। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहीन, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन ओलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे भी बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक भट्टा के नजदीक आप देखिए 20 मार्च 1351 में हुआ था। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 में हुआ और खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई थी। और राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, लगान, खुम्स, युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया था। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया था जो उपज का 1/10वां भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की थी। इसमें हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख थे। और इसके शासनकाल में आप देखिए खिजराबाद, टोफरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया था। किसके शासनकाल में? फिरोज तुगलक के। और सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों के सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान-ए-खैरात की स्थापना की थी। दीवान-ए-खैरात की स्थापना किसने की थी? सुल्तान फिरोज तुगलक ने। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय ही थी।
दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी और इसने सैन्य पदों को वंशानुगत भी बना दिया था। किसने? फिरोज ने, ये भी याद रखिएगा। और इसने अपने आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही की रचना की थी और जिसने आप देखिए जियाउद्दीन बर्नी शमसे सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया था। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान आप देखिए आपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया था। इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए थे जिसे अद्दा और बिक कहा जाता है था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हो गई थी। फिरोज काल में निर्मित खाने जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह तुगलक का दुर्ग का निर्माण करवाया था। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह तुगलक का निर्माण करवाया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली के से पालम तक ही रह गया था और तैमूरलंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया और नसरुद्दीन के समय ही मलिक कुसरक पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। फिर आप देखते हैं कि आपका क्या आ जाता है, सैयद वंश आ जाता है और ये आप देखिए 1414 से 1451 तक रहता है और सैयद वंश का संस्थापक खिज्जे खां था और इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रियत आला की उपाधि से खुश रखा। खिज्जे खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटने समय तैमूर ने खिज्जे खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। खिज्जे खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। खिज्जे खां की मृत्यु आप देखिए 20 मई 1421 में हो जाती। खिज्जे खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की फिर और या बिन अहमद सर हिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक चला। कितने? 37। फिर आप देखते हैं कि लोधी वंश आ जाते हैं। 1451 से 1526 तक रहते हैं। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह आप देखेंगे 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था और दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था और 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। कब? 1504 में। भूमि के लिए मापन के लिए प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने करवाया था। गुल रुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ को फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ था। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को माप तोलने के लिए एक तरह से दे दिया था। इसीलिए आप देखिए इन पर आरोप भी लगते हैं कि मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को तोड़ा गया। और इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने, मुसलमानों स्त्रियों को पीरों और संतों के मजा जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 में हो गई थी, 1517 में। और इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठता है और संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोधी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। एक तरफ आप देखिए कट्टरता दिखा रहा है। दिल्ली की मौट मस्जिद सिकंदर लोधी की प्रधानमंत्री वजीर मियां भुइया ने 1505 में बनवाई थी। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार जाता है। इस युद्ध में वह मारा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। इसमें बाबर की जीत हुई थी और आप देखेंगे इब्राहिम लोधी हार गया था। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने दिया था। तो अपने ही आप देखते हैं कि लूटवाते हैं, तो ये भी देखने को मिलेगा। अब आप सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था भी देख लीजिए।
और शासन व्यवस्था से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान हुआ करता था इस समय। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर किसके समय था? लोधी वंश के शासनकाल में। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया है, और मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। और वार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। वार ए आजम में आप देखेंगे कि सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग आप देखते हैं कि भाग पूरा करता था। मंत्री, उससे संबंधित विभाग देख लीजिए, ये आप देखिए मंत्री हो गए, विभाग हो गए इनके। वजीर प्रधानमंत्री राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मुशरिक ए मुमालिक महालेखाकार होता था, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा करता था। ये आप देखिए मजमू आदर, ये उधार देने दिए गए धन का हिसाब रखना। खजीन, ये आप देखिए कोषाध्यक्ष। आरिज ए मुमालिक, ये दीवान ए अरज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सद्र उस सुदूर, धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। काजी उल कजात, इस सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। वरीद ए मुमालिक, गुप्तचर विभाग की प्रमुख अधिकारी था। वकील ए दर, इस सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवान ए खैरात, दान विभाग से जुड़ा हुआ था। दीवान ए बंदगार, ये दास विभाग से जुड़ा था। दीवान ए इस्तिहाक, ये पेंशन विभाग से जुड़ा हुआ था। ये विभाग भी आप देखिए, दीवान ए मुस्तखराज, वित्त विभाग। अलाउद्दीन खिलजी बनाने वाला कौन सुल्तान था? ये अलाउद्दीन खिलजी। फिर आप देखिए दीवान ए कोही कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। दीवान ए सैन्य विभाग था, बलबन ने बनाया था। दीवान ए बंदगान फिरोजशाह तुगलक ने बनाया था। दीवान ए खैरात फिरोजशाह तुगलक ने। दीवान ए इस्तिहाक फिरोजशाह तुगलक ने। और सल्तनत काल में दीवान ए रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग विद्वानों और धर्म परायण लोगों को वजीफा देता था। इसका अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था, जो साधारण प्रधान काजी होता था, और यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। और दीवान ए इंसा नामक विभाग राज्य की पत्राचार से संबंध रखता था, और साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूरी जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी, और ये दूत वरी कहलाते थे। और शासक के सबसे ज्यादा विश्वासपात्र लोग ही मुख्य वरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। और लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। यह विभाग नहरों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। किसका? भवनों का निर्माण करता था। और सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या फिर सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासक नायब या वली या फिर मुफ्ती कहा होता था, द्वारा होता था। इक्ताओं को सिखों जिलों में विभाजित किया गया था, और जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी था। राजस्व कर व्यवस्था की बात करें तो उस्र ये मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर था, सब संपत्ति का 40वां भाग। जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। ये आप देखिए खम्स की बात करें तो ये लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5वां भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था। और शेष 4/5वां भाग उस पर उनके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5वें हिस्सा स्वयं को अपने लिए रखा था, और सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया था। और फिर आप देखेंगे सिखों को परगनों में विभाजित किया गया था, और आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था। मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। एक शहर या फिर आप देखिए 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था, और ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद एक छोटे जमींदार और मुकद्दम मुखिया होते थे। ग्राम का एक पटवारी भी होता था इसमें। फिर आप देखिए सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था, और मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। और 10 अश्वारोही आप देखिए, एक सर एक खेल, 10 सर एक खेल, 1 सिपाही सलाहकार, 10 सिपाही सलाहकार एक अमीर, 10 अमीर एक मलिक, 10 मलिक एक खान के बराबर होता था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलीक तथा अरराद कहा जाता था। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने। और इक्ता प्रथा को दोबारा शुरुआत किसने किया था? फिरोज तुगलक ने। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे।
सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था। अब मुस्लिमों का शासक था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे, कुरान, हदीस, इजमा, कियास। और सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की विस्तृत प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। और भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। ये स्थान हो गया प्रसिद्धि के कारण। सरसूती, ये अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था। अनहिवाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में। सतगांव, ये आप देखिए रेशमी रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था। आगरा नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बनारस सोनी चांदी व जड़ी के काम के लिए प्रसिद्ध था। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को खालसा भूमि कहते थे। क्या? खालसा भूमि। और अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। और सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंके और तांबे के दिरहम पर आधारित थी। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध भी था। कौन? देवल। और इस तरह से आप देखेंगे कि भाई आपकी कहानी किसकी खत्म होती है? सल्तनत काल की ये खत्म होती है।